तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम वापस स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी रिकॉर्डिंग रुक गई थी। तो हम रिटेल प्राइस मेथड से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो करने जा रहे थे, ठीक है। तो देखो हम कैसे कर लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे गुड्स हमने परचेस कर दिए 15,75,500 के। हमें पता है कि जो हमारे पास गुड्स बचे हुए हैं उनकी वैल्यू कितनी है, वो हमें पता है। उनकी वैल्यू 2,35,000 है। मुझे उनका कॉस्ट निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, जीपी रेशो चाहिए। अब जीपी रेशो कैसे निकालूंगा, देख लो। हम बोलेंगे मुझे गुड्स कितने के पड़े थे, तो मैं क्या करूँगा, जितना भी मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था उसको लाऊंगा सेलिंग प्राइस ऑफ द टोटल गुड्स, तो मुझे क्या निकलेगा, जीपी कितना निकलेगा, ठीक है। तो मैं करूँगा गुड्स मैंने लाए थे 15,75,500, उसमें मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा 3% का, तो 15,75,500 इंटू 0.03, तो आपको 47,265 का मुझे क्या मिला, डिस्काउंट मिला। 47,265 का मुझे डिस्काउंट मिला। तो 500 को जो मैं लेस करूंगा, 500 का जब मैं डिस्काउंट लेस करूंगा 47,265, तो आपका आएगा बैलेंस 15,28,235। तो ये आपका बेसिक प्राइस है। इस पे क्या लगेगा, आपको टैक्स लगेगा। आपका सेल्स टैक्स लग रहा है 11%। और यहाँ पे हम मार रहे हैं, मैं आपको जो बात बोला हूँ कि वो चीज़ हम एट द एंड ऑफ द लेक्चर करेंगे, वो ये चीज़ है किन का आपको डिस्काउंट मिलेगा और किन का आपको डिस्काउंट, ये मतलब जो कॉस्ट ऑफ द गुड्स है उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे वर्ड लिखा है सेल्स टैक्स, एंड वे आर एज्यूमिंग कि सेल्स टैक्स का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, जैसे आपको वैट का मिलता था इनपुट टैक्स, और आजकल के जमाने में जीएसटी है, जीएसटी का नॉर्मली इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। तो आप जब बोलते हैं किसी भी चीज का कॉस्ट कितना माना जाएगा, तो जितना परचेज प्राइस आपका पड़ा था, ठीक है। बट अगर आपको कोई टैक्स देना पड़ा और उस टैक्स का आपको क्रेडिट मिलता है, दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द गुड्स, वो हम लास्ट में इस लेक्चर के ऐड करेंगे। बट यहाँ पे सेल्स टैक्स एंड एज्यूमिंग कि सेल्स टैक्स का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सेल्स टैक्स टाइम पे सेल्स टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता था, तो सेल्स टैक्स ऐड हो जाएगा। तो इसको मैं ऐड करूंगा सेल्स टैक्स, आपका सेल्स टैक्स ऐड हो जाएगा एट द रेट 11%। तो जो सेलिंग प्राइस था 15,28,235, इस पे आपको क्या करेगा, 235 पे आपको 11% का आपका टैक्स लगेगा। तो ये आएगा 168,106। तो आपके पास जो ये चीजें आपने परचेज कर दी थी 15,28,235 प्लस ये, तो ये आपका टोटल आएगा 1696341। तो 1696341 ये था जो आपने क्या कर दिया था, जितने में आपने उस सेलर से परचेज कर दिया था। उसके बाद आपको क्या लगेगा, इस पे पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस लगे आपको, तो दैट विल बी आल्सो पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री। ये भी इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगी। उसकी जो पैकिंग कॉस्ट थी और उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी थी, वो भी आपकी कॉस्ट ऑफ द परचेज गुड्स सोल्ड में से ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो उसको करूंगा ऐड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। कितना हो गया वो, 87,500। हालांकि ये परचेज प्राइस में नहीं आ जाएगा 87,500। जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, ये अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होते तो आप बोलते ये उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, बट ट्रेडिंग एंटिटी के लिए ये कॉस्ट, मतलब जो वैल्यू ऑफ गुड्स है उसमें ऐड नहीं होगा मेरे दोस्तों। बट आपको जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला तो उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। इन प्रोडक्ट को अप टू आपकी दुकान तक जितने भी खर्चे लगेंगे, इनको रेडी टू यूज बनाने के, इनको रेडी इन द सेलेबल कंडीशन तक जितने भी खर्चे लगेंगे, वो सारे क्या हो जाते हैं, ऐड होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाएंगे टू अराइव एट द कॉस्ट ऑफ गुड्स जो आपके अवेलेबल थे फॉर सेल, ठीक है। तो ये आपका आएगा 17,83,848 मीन्स जो भी आपने गुड्स परचेस किए थे उनका आप कॉस्ट प्लस जो आपका पैकेजिंग का कॉस्ट था वो आया था 17,83,841। और यहां पे आप अगर दूसरी चीज देखोगे, आपने कितने के गुड्स परचेस, मैं यहां पे लिख लेता हूं, आपने गुड्स सेल कितने किए, 22,45,000। तो 22,45,000 का आपने सेल कर दिया। इसमें ऐड करो जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। हमारे गोल क्या है, हमें ढूंढना है जीपी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है मेरे दोस्तों, क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,35,000 है, तो वो टोटल आया 24,80,500। इट मींस द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स which includes the actual sales plus the selling price of the remaining goods is 24,80,500। ये चीज है, इनकी सेलिंग प्राइस है कितना, 24,80,500। और आपको ये कितने में पड़ी थी,
आपको ये सारी चीजें कितने में पड़ी थी? 17,83,841। तो आप मुझे जीपी बोल सकते हो? आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 6,96,659। तो आपका जीपी आ गया 6,96,659। तो अगर आप इन सारी चीजों को बेचोगे तो आपको कितना प्रॉफिट आएगा? 6,96,659 ऑन सेलिंग प्राइस। ये दो चीजें होती है, सेलिंग प्राइस पे कि कॉस्ट प्राइस पे। यहां पे सेलिंग प्राइस पे अगर मैं निकालूंगा कि प्रॉफिट कितना है तो वो करेगा 696,659 डिवाइडेड बाई 24,80,500 इंटू 100। तो आपका जो जीपी मार्जिन आ गया, आपको जीपी रेशो आ गया, वो आया 28.09%। 28.09%। कैसे किया आपने? आपने बोला सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस सारा। तो कॉस्ट प्राइस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहां पे बोलता अगर मैं इन सबको बेचता तो मुझे कितना प्रॉफिट आता? मुझे प्रॉफिट आता 6,96,000 जो वो था, ठीक है, 6,96,659। तो मेरा जीपी रेशो आया 28.09। अब आपके क्वेश्चन में क्या चीज थी दी थी? जो आपको क्वेश्चन में दी थी वो था सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स। सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स था 2,35,000। तो क्या आप मुझे इसका इसमें प्रॉफिट मार्जिन बोल सकते हो? हाँ सर, अगर आपका ये चीज 2,35,000 की थी तो इसमें से प्रॉफिट कितना होगा? एट द रेट 28.09%। तो मैं करूंगा 2,35,000 इंटू 28.09%, तो वो आएगा आपका 66,012। तो आपका इसका कॉस्ट जो है 2,35,000, 16,8988। तो इस तरीके से आप एडजस्टेड प्राइस मेथड बोलो या रिटेल प्राइस मेथड बोलो, उस तरीके से आप क्या कर सकते हो? यू विल बी एबल टू अराइव एट कॉस्ट वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। मैं अगेन क्वेश्चन को बोलता बहुत आसान है, मे बी आपको डिफिकल्ट लगा क्योंकि एक तो ये पार्ट्स में हो गया। तो आपकी जो गुड्स आपने परचेज किए थे 15,75,000 के, और उसमें ट्रेड डिस्काउंट के एडजस्टमेंट करनी थी, सेल्स टैक्स की एडजस्टमेंट करनी थी, तो आपका वो आता था 16,96,000। उसके बाद आपको पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा कुछ 87,500 का आया। आपने सेल किया है 22 लाख तो आपने बेचा, और जो बचे उनके सेलिंग प्राइस है 2,35,000। तो टोटल कितना हुआ? वो 24,80,500 वो था उनका सेलिंग प्राइस। तो इनका टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना था? वो था 16,80,000। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना आया? 6,96,659 डिवाइड बाय द सेलिंग प्राइस। ये होता है सेल्स पे आपका कितना प्रॉफिट मार्जिन है, तो वो आपका आ गया। उसके बाद आप बोल पाओगे जो क्लोजिंग स्टॉक है उस पे प्रॉफिट मार्जिन 28.09% है, क्योंकि वो सेल्स प्राइस है। तो 28.09% इनटू दैट अमाउंट विल बी द ये। अब मुझे बता दो, अगर यहां पे क्या होता है, इसमें नहीं बोलता मैं, जैसे यहां पे एक कंसेप्ट आपको बोलता हूं, ये कभी कभी आ जाता है, तो हो सकता है अभी कुछ बच्चों के जहन में होगा, तो इस चीज को मैं यहां ही टैकल करूंगा। ये डाउट कभी कभी बच्चों को आता है। अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 100 है मेरे दोस्तों, कितनी है? 100, और मैं बोलता हूं मेरा कॉस्ट पे 50% मार्जिन है, मेरा कॉस्ट पे 50% मार्जिन है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सर सेलिंग प्राइस 150 होगा। सेलिंग प्राइस मेरा 150, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप मेरे दोस्तों, सर सेलिंग प्राइस 150 होगा। अब मुझे बताओ, तो इधर क्या हो गया? मार्जिन जो है वो कॉस्ट पे 50% है, सेलिंग प्राइस पे कितना हुआ? ये सेलिंग प्राइस पे कितना है? सेल्स पे कितना मार्जिन है? सर आप बोलोगे ये 50 डिवाइड बाई 150 इंटू 100, वो करोगे तो वो आता है 33.33%। तो यहां से हमें निकलता है एक फॉर्मूला निकलता है, अगर कॉस्ट पे 1/2 प्रॉफिट मार्जिन है तो सेल्स पे 1/3 है। कॉस्ट पे मुझे आधा मार्जिन है, 50% है, तो उसको बोलते हैं 1/2 फ्रैक्शंस में, और सेल्स पे कितना हो जाएगा? 1/3। अब इसको प्रूव करते हैं, क्या ऐसा हमेशा होता है? अगर मेरा ऐसे आप बोलता हूं, सपोज, अब मैं थोड़ा सा और दूसरा एग्जांपल लेता हूं। अब मैं सपोज कॉस्ट प्राइस 150 लेता हूं, ठीक है, और मैं बोलता हूं मेरा 1/3 मार्जिन है। 1/3 मार्जिन कितना हुआ? 150 का 50 रुपये मार्जिन है, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा? 200। तो 200 पे कितना मार्जिन है? 50। तो 50 डिवाइड बाई 200 कितना होता है मेरे दोस्तों? 50 डिवाइड बाई 200 कितना होता है मेरे दोस्तों? सर ये होता है 1/4। आप परसेंटेज में बोलो तो वो होता है 25%। तो ये अगर वहां पे 1/3 है तो यहां पे 1/4 है। तो इससे हमें एक फॉर्मूला निकलते हैं कि कॉस्ट पे और सेल्स पे, अगर आपको दिया होगा कॉस्ट पे मार्जिन 1/2
सेल्स पे होगा 1/3। अगर कॉस्ट पे दिया है 1/3, सेल्स पे होगा 1/4। अगर कॉस्ट पे दिया है 1/4, सेल्स पे होगा 1/5। अगर यहाँ पे दिया है 1/5, यहाँ पे बोला है 1/6। आप इसको परसेंटेज में भी कर सकते हो, ये 50% होगा, ये 33.33% होगा, ये 1.33, ये 33.33 होगा, ये 25% होगा, ये 25% होगा, ये 20% होगा, ये 20% होगा, 16.66% होगा। ये आप कर सकते हो, ये इससे एक फॉर्मूला निकलता है। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा कि कॉस्ट पे 1/2 है और आपको सेलिंग प्राइस निकला है, तो कैसे करोगे? तो सेल्स पे उसका मार्जिन 1/3 होगा। ठीक है दोस्तों? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, हमें ये समझ आ गया। अब इसी तरह से इलस्ट्रेशन नंबर 7 है प्लीज, ये भी बहुत आसान है। आपने सेल कर दी 2 लाख की, आपने कॉस्ट ऑफ परचेज कर दिया था 2 लाख, आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस है 50,000। तो आप बोल सकते हो कि आपका कितना मार्जिन है आराम से। सर आपका टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स कितना हो गया? 2.5 लाख और 2 लाख परचेज प्राइस है, तो आपका जीपी कितना आया? 50,000 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, तो आपका 20% प्रॉफिट आया सेल्स पे। और अगर आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000 की है, 50,000 इंटू 20%, 10,000 इज द प्रॉफिट मार्जिन, तो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगा 40,000 का। और तीसरा मेथड होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बट स्टैंडर्ड कॉस्ट बहुत आसान है। आपके क्वांटिटी ऑलरेडी आपने परपेचुअल या पीरियोडिक से निकाल दिया, इनटू द स्टैंडर्ड कॉस्ट रेट जो आपके कॉस्ट अकाउंटेंट ने दिया होगा, वो मल्टीप्लाई करके आपका रेट आएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा कंसेप्ट है इन्वेंट्री टेकिंग का। इस पे अगर फाइनेंस इंस्पेक्टर के बच्चे हैं तो प्लीज उनके लिए ये थोड़ी सी चीज जो है इररिलेवेंट हो रही है, तो आप थोड़ा सा देख लो, बट आपके लिए इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फाउंडेशन के लिए बच्चों के लिए है। अब देखो दोस्तों क्या होता है, अब फिजिकल इन्वेंट्री टेकिंग अगर करनी है, मुझे बता दो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप उस दिन दुकान को बंद करोगे? इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप उस दिन कोई ट्रेड, या देखो अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च को, तो आपको तो उस दिन का स्टॉक फिजिकली कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी कैलकुलेट करने की कितनी है, तो आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो रहा है कि आप करोगे, क्यों एक दिन में तो नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो नॉर्मली, या तो इसी दिन करोगे 31 मार्च को, तो ठीक। अगर आप 31 मार्च को नहीं करोगे, तो आप जो फिजिकल स्टॉक टेकिंग है, अगर ये 31 मार्च आ रहा है, या तो इससे पहले करोगे। सपोज 25 मार्च को आपको लगा कि संडे है, तो 25 मार्च को दुकान ऐसे ही बंद है, तो उस दिन आपने बोला कि हम फिजिकली स्टॉक टेकिंग करेंगे। या इसके बाद 31 मार्च के बाद 2 अप्रैल को स्टॉक टेकिंग संडे आ रहा है, तो आप 2 अप्रैल को कर सकते हो। मतलब आप बाद में भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो। फिर क्या करोगे, अगर मैंने यहां पे फिजिकली इन्वेंट्री कैलकुलेट कर दी, 25 तारीख को इन्वेंट्री कैलकुलेट कर दी, अब मुझे निकालना 31 तारीख को कितना स्टॉक है, तो क्या मैं दोबारा 31 को करूंगा? नहीं। तो क्या मेरे पास कोई ट्रिक है जिससे मुझे फायदा मिलेगा? सर हाँ, एक ट्रिक है, हम बोलेंगे 25 को कितना था, ठीक, उसमें ऐड करेंगे हमें परचेज कितना किया। वेरी गुड, ये तो वो पता चलेगा कि 5 दिन में कितना परचेज किया। सपोज 5 लाख का परचेज किया, टोटल 30 लाख हो गया। इसमें से लेस करेंगे जो मैंने इन 5 दिनों में सेल कर दिया था, उसका कॉस्ट प्राइस लेस करेंगे। सपोज 2 लाख का सेल कर दिया, तो 28 लाख का हम बोल सकते हैं। तो अपना टाइम बचाने, और अगर यहां पे हमने कर दिया है, तो उल्टा कैलकुलेशन करेंगे कि इन दिनों में कितना परचेज किया था, उसको लेस करेंगे, इन दिनों में कितना सेल कर दिया था, उसको ऐड करेंगे, तो हम बैकवर्ड कैलकुलेशन करके इधर पहुंच जाएंगे। और अगर यहां करेंगे, तो जो इन दिनों का डिफरेंशियल होगा उसको एडजस्ट करेंगे। ये एक तरीका होता है इन्वेंट्री टेकिंग का। ठीक है, मतलब अगर आपने 31 मार्च को नहीं किया, आप आगे पीछे कर लो और बाकी दिनों का एडजस्टमेंट करो। ठीक है, यह है इन्वेंट्री टेकिंग का कंसेप्ट। अब देखो, सपोज मैं आपको बताता हूं, पहले मैं यही इलिस्ट्रेशन जो छोटी है इसको बताता हूं, मैं पढ़ लेता हूं मेरे दोस्तों, कुछ खास है नहीं है। सपोज अ फर्म दैट क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31st December कैरीड आउट इन्वेंट्री टेकिंग ऑन द 7th of January। इसने 7th जनवरी को इन्वेंट्री टेकिंग कर दी, एंड एक्चुअल इन्वेंट्री वाज 7,85,000। इस दिन इसकी इन्वेंट्री थी 7 जनवरी को 7,85,000। आपने पूछना है 31st दिसंबर को कितना था। ड्यूरिंग द पीरियड 1st जनवरी टू 7th जनवरी देयर वाज द परचेज ऑफ 1,53,000 एंड सेल्स आपकी थी 2.5 लाख की, और मार्जिन था आपका 25% ऑन कॉस्ट। अब मुझे बताओ, अगर 25% कॉस्ट पर है तो सेल्स प्राइस पे कितना होगा? सर अगर ये 1/4 होता है तो वहां पर 1/5 होगा, तो 2.5 लाख पे 20% होगा, 2.5 लाख पे 20% होगा, तो 50,000 का मार्जिन होगा। तो अगर 50,000 का मार्जिन होगा तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? सर इट मींस आपने 2 लाख के गुड्स बेचे। अब मुझे बता दो मेरे दोस्तों, अगर आपके पास 7,85,000 के गुड्स 7 जनवरी को है, तो इसमें क्या करोगे लेस? जो आपने इस पीरियड में 1st से 7 जनवरी तक जो आपने गुड्स परचेज कर दिए, वो तो 31st दिसंबर को नहीं थे, उनको लेस करोगे। वो मेरे दोस्तों कितने हैं? 153, तो बचा कितना? 6,30,000। बट कुछ सेल हुआ है, 2.5 लाख का सेल हुआ है, उसमें प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है। अगर कॉस्ट पे 25% है, सेल्स पे कितना होगा? सेल्स पे 20% होगा, क्योंकि 25 इज 1/4, तो वहां पे 1/5 है, दैट्स 20%। तो 2 लाख इज विद द कॉस्ट ऑफ द गुड्स जो हमने सोल्ड
सोल्ड कर दिए, तो उसको ऐड करूंगा तो मैं पूछूंगा 31 दिसंबर को मेरे पास जो स्टॉक था उसकी वैल्यू थी 8,32,000। ठीक है दोस्तों, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, अगेन ये फाउंडेशन के बच्चे जो है वो देख लो, इंस्पेक्टर के बच्चों के लिए लास्ट में एक कंसेप्ट आने वाला है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, उससे हमारा ये चैप्टर और हम एक बार दोबारा देखेंगे, कोई चीज मत मैंने छोड़ दी। और फिर मैं आपको ये नोट्स भी तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूं आपके ग्रुप्स में, नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में है, आप वो नोट्स वहां से प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एसेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज, अगर आपको वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालना है कब, 31 मार्च 2020 को आपकी इन्वेंट्री दी है, आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री दी है 1,42,500, आपकी परचेजेस दी है 7,62,500, आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दी है 1.5 लाख, आपके सेलिंग एक्सपेंसेस दी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दी है, फाइनेंशियल चार्जेस दी है, और आपकी सेल्स दी है 12,45,000। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन द 31 मार्च 2019, मतलब आपको आज बताना है 31 मार्च को, बट आपके पास ओपनिंग दिया है, ठीक है, ये क्लोजिंग है जहां पे आपको पहुंचना है, बोल रहे 1 अप्रैल को 2019 को आपके पास जो गुड्स थे वो थे 142,500 के। मगर इसमें क्या हुआ था मेरे दोस्तों, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2019 a sum of 17,500 was written off of a particular item which was originally purchased at 50,000। तो एक गुड्स था जो आपने 50,000 का था, बट आपको लगा था उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 32,500 है, खाली उसकी एनआरवी 32,500 है, तो आपने उसको 32,500 पे रखा था, आपने 17,500 उसमें से लेस किया था, एंड वाज सेड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर इन द 45,000, और आज आपने ये 32,500 का चीज 45,000 में मेरे दोस्तों बेच दिया। Bearing the transaction related to this item, the GP earned during the year was 20% of sales। तो आपने सेल्स में कितना जीपी कमाया, आपने सेल्स में जीपी कितना कमाया मेरे दोस्तों, 20% जीपी कमाया। प्रॉब्लम क्या है, आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री करना है, बट आपकी सेल्स कितनी है मेरे दोस्तों, आपकी सेल्स है 12,45,000, तो आप इसमें 20% नहीं बोल सकते, क्यों, इसमें एक एबनॉर्मल आइटम है। तो जरा मैं उस एबनॉर्मल आइटम को बाहर करता हूं, मैं उसको बाहर करता हूं, उसकी सेलिंग प्राइस 45,000 थी, तो मेरा नॉर्मल सेल्स है 12 लाख रुपया, मेरा नॉर्मल सेल्स है 12 लाख रुपया, तो 12 लाख में मैंने कितना जीपी कमाया है, मैंने 12 लाख में 20% जीपी कमाया है, 12 लाख में मैंने जीपी कमाया है 20%, तो 12 लाख माइनस 2,40,000, तो जो गुड्स मैंने बेचे उनकी कॉस्ट थी 9,60,000, जो गुड्स मैंने बेचे उनकी कॉस्ट थी मेरी 9,60,000। अब मैं ऐड करूंगा उसमें मैंने कितने के परचेज कर दिए थे, उनकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, तो मुझे निकलेगा कि मेरा कितना माल बचा हुआ। अब मेरे पास कितना माल था, मेरे पास माल था 142,500, बट इसमें एक एबनॉर्मल आइटम है, तो मैं उस एबनॉर्मल आइटम को बाहर करूंगा। वो आइटम कितने का था, वो 50,000 का था, बट मैंने उसमें 17,500 लेस किए थे, तो वो 32,500 है। तो इस 1,42,500 में वो 32,500 का माल है, यस सर। तो मैं क्या करूंगा, 142,500 में से उस एबनॉर्मल आइटम को बाहर करता हूं, तो पीछे बचा मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 1,10,000। ठीक, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 1,10,000 आया, ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, ठीक है, 9,60,000। अब फॉर्मूला क्या है सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, तो फॉर्मूला आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा आया 9,60,000 इज इक्वल टू, मैंने अब क्या किया, ये जो 45,000 का इसको तो बाहर कर ही दिया, क्योंकि ये मैंने बेच दिया, तो ये तो पूरा बेच दिया, तो ये तो अलग ही हो गया, ठीक है। मुझे निकाला जो मेरे पास गुड्स बचे, तो एबनॉर्मल को मैंने बाहर निकाला। अब नॉर्मल में देखो मैंने जो बेचे नॉर्मल वो कितने थे, 9,60,000, और ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना था, उनमें से 1,10,000, और मैंने परचेज कितना किया था सर, मैंने परचेज किया था 7,62,500। तो क्या मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ थे, यस सर, मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे 1.5 लाख के, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो इसमें आ जाएंगे, तो ये होगा 1.5 लाख, तो 1.5 लाख मेरे दोस्तों ऐड हो जाएगा इसमें, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले लो और इसको इधर ले लो, तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 1,10,000
प्लस 7,62,500 प्लस 1.5 लाख माइनस 9,60,000, तो आपके जो क्लोजिंग स्टॉक बचे उनका वैल्यू है 62,500। ठीक है दोस्तों, हाँ सर। तो प्लीज आप लोगों को क्या करना है, मैंने आपको सारे कंसेप्ट्स बता दिए। अब जो इसमें क्वेश्चंस है, प्लीज इलिस्ट्रेशन 11 है या इलिस्ट्रेशन 12 है, ये बहुत आसान है। आपको फीफो लीफो मेथड दिया है, क्या करना है फाइंड आउट। अगर मैं इलिस्ट्रेशन 11 को डिस्कस करता हूं, ये आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री नील है, आपने परचेज कर दिया 10,000, फिर इशू कर दिया कंजम्पशन के लिए 50, फिर परचेज कर दिया 200, फिर इशू किया 100, फिर आपको वैल्यू ऑफ द स्टॉक बनाया। तो क्या करोगे, परपेचुअल हिसाब से आप इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखोगे, रिसीट्स, इशूज एंड बैलेंस। तो उस तरीके से आपको जो लास्ट में बचेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो निकलेगा, तो लास्ट में अगर आपके पास 50 बचे हैं तो ये किसके बचे होंगे, जो लास्ट में आपको 150 थे उसमें से 50 बचेंगे, 40 रुपए से वो आएगा। इसी तरीके से अगर आपको लीफो मेथड फॉलो करना है या वेटेड एवरेज करना है तो बहुत आसान है, हमने वो क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, अब एक आज छोटे से कंसेप्ट जो मैंने डिस्कस करने हैं, तो हम इस चैप्टर का पूरा रिवीजन करते हैं कि हमने कोई चीज छोड़ी तो नहीं, और फिर लास्ट में एमसीक्यूज करेंगे। तो प्लीज आपको ये वीडियो अगेन पूरी देखनी है, आधा रास्ते नहीं छोड़ना है। ठीक है, देखो टाइप ऑफ इन्वेंट्री ये हमने बोला था, ट्रेडिंग कंसर्न में सिर्फ आएगा उनके ट्रेडेड गुड्स जिनमें वो डील करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में रॉ मटेरियल आएगा, आपका वर्किंग प्रोग्रेस आएगा, आपके फिनिश्ड गुड्स आएगा, जो आपके स्टोर्स एंड स्पेयर्स थे वो भी आते हैं, और जो पैकिंग मटेरियल आपका होता है वो भी आता है। ठीक है, जो कंज्यूमेबल्स होते हैं वो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। और एक और चीज ऊपर देखो क्या हमने ये सारी चीजें, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म इन्वेंट्री, हाँ सर ये हमने लेक्चर नंबर 1 में कर दिया। अंडरस्टैंड द टेक्निक, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, फीफो, वेटेड एवरेज, एवरेज, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, ये हमने कर दिया लेक्चर नंबर 2 में। अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड कीपिंग एंड कंप्रेहेंस द इंट्रिकेसीज रिलेटेड टू इन्वेंट्री टेकिंग। इन्वेंट्री टेकिंग में जो इंट्रिकेसीज आती है कि आप 31 मार्च को नहीं कर पाओगे, पहले करोगे बाद में करोगे, तो सर कुछ नहीं करना है, एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये सारा हमने थ्योरेटिकली पढ़ा। ठीक है, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स दो तरह के होते हैं, हिस्टोरिकल मेथड होता है या नॉन हिस्टोरिकल होता है, जहां पे आपको प्राइसेस नहीं होता। तो इसमें एडजस्टेड सेलिंग प्राइस आता है मेरे दोस्तों, और दूसरा क्या था, इसमें एक और चीज आता था स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो इसमें नहीं लिखा है। और हिस्टोरिकल में अगर इन्वेंट्री इंटर नॉट चेंजेबल है तो आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाओगे, और इंटरचेंजेबल है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में आप फीफो लगाओगे, लीफो लगाओगे, वेटेड एवरेज लगाओगे, सिंपल एवरेज लगाओगे। ठीक है दोस्तों, हाँ सर ठीक है। और इन्वेंट्री को वैल्यू करने कैसा, ये तो आप ऊपर से कॉस्ट आ गया, इसको कंपेयर करोगे एनआरवी विच एवर इज लोअर, उस पर आप उसको रिकॉर्ड करोगे। इन्वेंट्री का मीनिंग मैंने आपको बता दिया मेरे दोस्तों। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला पॉइंट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो आप डालोगे उससे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेंज हो जाएगा। अगर इन्वेंट्री आपने ज्यादा दिखाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगा, आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। इन्वेंट्री आपने कम दिखाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा हो गया, इन प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने में क्लोजिंग इन्वेंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सारे खर्चे हैं, इसमें से ये लेस करोगे, जितना ये लेस करोगे उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, जितना ये लेस कम होगा उतना प्रॉफिट कम होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हम इसको सही से मेंटेन करें, अदरवाइज हमारा प्रॉफिट गलत हो जाएगा। दूसरी चीज एसेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बोल दी, तो जितने आपके एसेट्स होंगे वो भी मैटर करेगा। अगर आपके एसेट्स ज्यादा होंगे तो ये आपके लिए अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल पोजीशन एसेट करने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज इन्वेंट्री जो है, स्टॉक जो है आपके करंट एसेट है, बिकॉज दे कैन बी रेडिली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। लिक्विडिटी एनालिसिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे पढ़ते हो रेशियो एनालिसिस, उसमें आप बोलते हो कि करंट रेशियो इज इक्वल करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, तो वो उसके लिए करंट एसेट कितने हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस भी, अगर आप कंपनी हो तो आपको एज पर कंपनीज एक्ट भी आपको इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, और उसके रीजंस जो भी आपने मेथड्स फॉलो करते हैं वो भी आपको बताने पड़ते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं इन्वेंट्री के जो कॉस्ट है, कॉस्ट में क्या क्या आएगा। पहले हमने वैल्यू करना है कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर एज पर द कांसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। बट कॉस्ट में क्या आएगा, जो भी इस इन्वेंट्री में कॉस्ट ऑफ परचेज है वो आएगा मेरे दोस्तों, जो इसकी कॉस्ट है मेरे दोस्तों वो आएगी। और अगर आपके ये कन्वर्ट कर रहे हो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स, तो कन्वर्जन में जो आपके कॉस्ट लगेंगे, अभी अगर इसमें आपके फाइनेंस के बंदे देख रहे हैं, अकाउंट्स, और हम आगे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं, आप सीए में आगे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ोगे कि कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या क्या आता है। आपका जो रॉ मटेरियल लगा वो, आपके जो लेबर लगा वो, आपके जो वेरिएबल एक्सपेंसेस लगे वो सारे कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के आते हैं, जितने भी इनको खर्चे लगे। एक तो आप शर्ट डायरेक्टली लाओगे, वो अगर आप खुद से बना रहे हो शर्ट, तो रॉ मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, कोई और वेरिएबल एक्सपेंसेस, वो सारा ऐड हो जाएगा।
और अगर अदर कॉस्ट इनकर लगे इन बिगिनिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन, इस इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन तक जितने भी खर्चे होंगे वो सारे इन्वेंट्री की पार्ट कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या आता है मेरे दोस्तों, कॉस्ट ऑफ परचेज कंसिस्ट ऑफ द परचेज प्राइस जितना आपने दुकानदार को दिया, इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस, वो ड्यूटीज और टैक्सेस जो आपको गवर्नमेंट से रिम्बर्स नहीं होते। जो जीएसटी होता है मेरे दोस्तों, उसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, आईटीसी मिलता है, तो वो पार्ट ऑफ द कॉस्ट नहीं बनेगा। बट अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, आप ऐसे डीलर हो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है, जैसे आप कंपोजिशन स्कीम आपने ली है, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया या आप अनरजिस्टर्ड डीलर हो और आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं की है, और आप क्या करोगे, आप अगर किसी जीएसटी डीलर से खरीद रहे हो गुड्स, तो आप कितने के बोलोगे, आप बोलोगे, या मैं अपना बताता हूं, अगर मैं मोबाइल खरीदता हूं 20,000 का, तो 20,000 का मोबाइल दैट इज माई कॉस्ट, और उस पर जो 18% जीएसटी लग रहा है वो भी मेरा कॉस्ट है, क्योंकि मुझे उसका बेनिफिट तो टैक्स क्रेडिट बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आगे सेल नहीं करूंगा और मैं जीएसटी डीलर नहीं हूं। तो इस तरह से अगर कोई दुकानदार है वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ गुड्स बनेगा वो बनेगा जो उसका परचेज प्राइस है प्लस जो उसने टैक्स दे दी, क्योंकि उसको टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। वही बोलता है कॉस्ट ऑफ परचेज कंसिस्ट ऑफ परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर देन दोज सिवाय उनके हु सब्सिक्वेंटली रिकवर बाय एंटरप्राइज फ्रॉम टेकिंग टैक्सिंग अथॉरिटी। अगर आप टैक्सिंग अथॉरिटी से उसको मिलेगा रिफंड, जिसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो वो नहीं आएगा मेरे दोस्तों, अदरवाइज दैट विल आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट जो होगा वो पार्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट नहीं बनेगा, या रिबेट ड्यूटी ड्रॉबैक ये टैक्सेस होते हैं कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, तो वो सारे लेस हो जाएंगे, वो आपके पार्ट नहीं। अल्टीमेटली जितना भी आपको फाइनली जेब से जा रहा है जो आपको रिकवर नहीं होगा, दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या आता है, इस यूनिट इसको कन्वर्ट करने में रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड तक जितने भी खर्चे लगेंगे वो आपका कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में। अदर कॉस्ट जो ओवरहेड्स एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते हैं, अगर वो इसमें आ रहे हैं, मतलब अगर उनका कोई रोल है इन गुड्स में, तो एट्रीब्यूटेबल टू दीज गुड्स है, दे विल बिकम पार्ट ऑफ द गुड्स, अदरवाइज नहीं बनेगा। बट इसमें आपको ख्याल रखना है मेरे दोस्तों, जो इंटरेस्ट फ्लो होता है, अगर आपने लोन लिया है, लोन पे इंटरेस्ट लगता है, तो इंटरेस्ट को आप इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनाते मेरे दोस्तों, क्योंकि उस इंटरेस्ट का, फाइनेंस चार्ज का कोई भी रोल नहीं होता उस इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन में लाने। बट अगर आपके पास कोई ऐसा गुड है जिसको बहुत टाइम लगता है बनने में, और उसके लिए आपने लोन लिया है, रॉ मटेरियल के लिए लोन लिया आपने, उसका आप कर सकते हो। जैसे इसमें एग्जाम्पल वाइन की दी है या टिम्बर की दी है, अगर आप ऐसा कोई है, हालांकि टिम्बर इज नॉट कवर्ड बाय द AS2 वैल्यूएशन, तो इसको छोड़ दो आप। नॉर्मली आप इतना याद रखो, जो इन्वेंट्री है आपकी, इन्वेंट्री जो आपकी है उसमें अगर आपका इंटरेस्ट चार्ज है वो पीएनएल में जाएगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड नहीं हो जाएगा। और एक्सक्लूड करना है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में अगर आपके कोई एबनॉर्मल लॉसेस हुए हैं। आपके जो नॉर्मल लॉसेस है वो आप मतलब डालते हो इन्वेंट्री में, बट एबनॉर्मल लॉसेस नहीं डालते हो। ये कंसेप्ट आपको ना आगे जाकर थोड़ा और समझ आ जाएंगे। अभी आप इतना देखो, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया, जैसे स्ट्राइक होगी बट आपने लेबर को देने पड़े पैसे, तो आप वो कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड नहीं करोगे, बिकॉज उनका कोई भी रोल नहीं है उन गुड्स में, ठीक है। जो आपकी स्टोरेज कॉस्ट, अगर आपने रॉ मटेरियल गोदाम में रखा है और वहां पे आपको स्टोरेज देना पड़ रहा है, तो आप वो स्टोरेज कॉस्ट जो है उसकी गुड्स पे ऐड नहीं करोगे। बट अगर वो जरूरी है वो स्टोरेज कॉस्ट करना, तभी ऐड करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो होते हैं, जिनका कोई भी रोल नहीं होता है उन गुड्स में कन्वर्ट करने में, या आपने ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने गुड्स लाए कहीं पे गोदाम में रखे, स्टोर में रखे, तो आपको गोदाम के चार्जेस देने पड़ते हैं, वो उनकी गुड्स की कॉस्ट नहीं बनेगी। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी आपके इन्वेंट्री का कॉस्ट नहीं बनेगा। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, जितने में बिक सकता है। सपोज 100 रुपए में बिकेगा, इन द ऑर्डर को समझे, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अगर ये अभी WIP है, अभी मुझे बनाने में 20 रुपए लगेंगे, तो वो 20 रुपया। और अगर कोई नेसेसरी सेलिंग एक्सपेंस होगा, सपोज 5 रुपये मुझे कमीशन देनी पड़ेगी, तो 100 माइनस 20 माइनस 5 इज द NRV ऑफ दिस गुड्स, ठीक है। तो ये एक इस तरीके से हमारा जो ये टॉपिक था इन्वेंट्री वाला, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैंने कोशिश कर दी थी कि जितना भी सिंपल हो सकेगा आपको रखूंगा। अब आप ये नोट्स पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा, हमने कोई भी चीज़ इस चैप्टर में से नहीं छोड़ी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपको पता चल ही जाएगा जो हम स्टार्ट करेंगे। बट आप इसके आप जो क्वेश्चंस है वो कर लेना, और MCQs लास्ट में है, जस्ट एक बार देख लेते हैं। ये MCQs है, ये आप ट्राई कर देना, सॉल्व कर देना,
कुछ बड़े है नहीं, वही फॉर्मूलाज है 25%, 20% जो भी है से अगर इफ प्रॉफिट इज 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस पे 1/4 है तो सेल्स पे कितना होगा 1/5, अगर 25% तो वहां पे कितना होगा सेलिंग प्राइस पे 1/4 होगा, 1/5 होगा, दैट इज 20%। ठीक है, तो गुड्स परचेज 1 लाख, सेल्स आपका 90,000 है, मार्जिन आपका 20% कॉस्ट पर है, 20% कॉस्ट पर है तो सेल्स पे कितना होगा 1/5, अगर कॉस्ट पर है तो 1/6 होगा सेल्स पे, तो 90,000 डिवाइड बाई 6, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन है कितना 15,000, तो जीपी आपका निकला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका निकल जाएगा 15,000, तो 90 माइनस 15,000 तो वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा, तो फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक में निकल जाएगा। ठीक है, उसी बेस पे ये सारे क्वेश्चन है, प्लीज ये सारे क्वेश्चन। इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड इन द फाइनल स्टेटमेंट किस में आता है, इन्वेंट्री आता है सर करंट एसेट में। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डू नॉट परमिट द फॉलोइंग मेथड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है फीफो कर लो, एवरेज कॉस्ट करो, बट लीफो मत करो क्योंकि ये इररेशनल स्टेटमेंट है। Which inventory costing formula calculates value of closing inventory? Which inventory costing formula calculates value of closing stock, closing inventory, considering inventory most recently purchased has not been sold? जो अभी परचेज कर दिया उसको सोल्ड नहीं किया, तो पुराने को सोल्ड किया, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। Valuing inventory at cost or NRV is based on the principle of conservatism. Under inflationary trend, अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेड है कि थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, आपके जो गुड्स है पहले आपने बिगिनिंग में 10 रुपए के खरीदे, फिर 10 रुपए 50 पैसे के, फिर 11 रुपए के, फिर 11.5 के, तो अब क्या बचे होंगे जो लेटेस्ट होंगे, तो बट उसमें क्या होगा सबसे अच्छा रहेगा वेटेड एवरेज, क्या रहेगा या तो फीफो अगर होगा ठीक, बट सबसे बेस्ट मेथड रहेगा वेटेड एवरेज, क्योंकि ये वेट देता है, क्वांटिटी के हिसाब से वेट देता है, तो ना जो लेटेस्ट परचेज होंगे उनका ज्यादा वेट मिलेगा, तो उससे ज्यादा सही रहेगा, तो इसके लिए वेटेड एवरेज है। इस तरीके से आप प्लीज ये सारे क्वेश्चन कर देना। जो इंस्पेक्टर वाले हैं उनको याद रखना है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं अलाउड है, कैलकुलेटर नहीं अलाउड तो टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जो बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे इंशाल्लाह, आप जो भी इम्तिहान के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आपको ऊपर वाला उसमें कामयाबी देगा। अच्छे से कर लो, टेंशन के बगैर पढ़ा करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।